नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद गजनबी के बारे में देखा था। आज मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी का कालखंड 1173 से 1206 ईस्वी का कालखंड माना जाता है। ये भी तुर्क शासक थे। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन होने के बाद गोरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया और उस परिस्थिति में गौर प्रदेश में जो उस समय वंश थे वह संसवानी वंश कहा जाता था। मोहम्मद गोरी इसी कबीले का शासक था। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के लगभग 150 वर्षों के बाद एक अन्य तुर्क मोहम्मद गोरी ने भारत में एक विशाल साम्राज्य कायम करने में सफलता पाई। और किस परिस्थिति में इसने सफलता पाई, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मोहम्मद गोरी के वंशज पूर्वी ईरान से आकर के गौर प्रदेश में बस गए थे और यह जो गौर प्रदेश था वह गजनी और हेरात जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं, अफगानिस्तान के प्रांत में हैं। तो गजनी और हेरात के बीच गौर नामक एक छोटा सा क्षेत्र था, प्रदेश था। और शुरू में गौर प्रदेश जो थे वह शुरू में गौर प्रदेश गजनी के राजाओं के अधीन आता था। इसी वंश का एक व्यक्ति मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। जब यह गजनी की गद्दी पर बैठा तो उस समय मध्य एशिया में दो साम्राज्य बड़ा ही विस्तार कर रहा था। दो साम्राज्य उस समय थे। पहला साम्राज्य था ख्वारिज्म राजवंश और दूसरा था सामानी राजवंश। और मोहम्मद गोरी को ये दोनों ही राजवंश पराजित कर दिए। अब मोहम्मद गोरी के पास तीसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ था, वो था भारत की ओर। और उसकी राजनीतिक मजबूरी भी थी भारत की ओर बढ़ना, क्योंकि उस समय सीमा विस्तार करना था। और उस समय तक भारत में 3 ऐसे राज्य थे, पंजाब, सिंध और मुल्तान, जहां का शासक मुसलमान थे। मोहम्मद गोरी उस परिस्थिति में भारत पर आक्रमण किया जिस परिस्थिति में भारतीय राज्यों के बीच वैमनस्यता की भावना बढ़ रही थी। मतलब कोई भी राज्य एक दूसरे राज्य को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। उस परिस्थिति में इसे वहां पर आक्रमण करना बड़ा ही आसान हुआ। और उस परिस्थिति में उसने सबसे प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर किया और उस पर उसे विजय भी मिला। लेकिन दूसरा आक्रमण जब उसने 1178 ईस्वी में किया और यह आक्रमण वह गुजरात पे किया। और जिस समय यह वहां पर आक्रमण किया उस समय वहां का राजा भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय को मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। गोरी को उस युद्ध में मूल राज ने भीम द्वितीय ने बंदी बना लिया और इसी बंदी बनाने के बाद अब इसका ध्यान इधर से हट करके अब यह भी अपने राज्य विस्तार के लिए गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उस परिस्थिति के बाद कहा जाता है कि लगभग इसी कालखंड में मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के इलाकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1179 से 1186 ईस्वी तक अनेकों आक्रमण किए। और उसी समय अजमेर का युवा शासक पृथ्वीराज चौहान भी राजस्थान के अनेक छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करते हुए बुंदेलखंड को जीत लिया। उस समय वहां पर चंदेल वंश का शासन था और बुंदेलखंड की रक्षा करते हुए अल्लाह एवं उद्दल नामक दो भाइयों ने वीरगति को प्राप्त किया। बुंदेलखंड की रक्षा करते हुए ये दोनों वीर वहीं पे जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और उस समय बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो महोबा थी। पृथ्वीराज चौहान को भी एक उपनाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा भी कहा जाता है या राय पिथौरा कहा जाता है। ये दोनों ही नामे आते रहते हैं।
गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान का सामना भीम द्वितीय गुजरात के शासक अर्थात मूलराज से हुआ और उसने भी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और इस पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को भी अब राज्य विस्तार करने के लिए गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ा। अब इस परिस्थिति में अब आपको दो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी, 1191 और 1192, त्रायन का प्रथम युद्ध और त्रायन का द्वितीय युद्ध। और इस परिस्थिति के बाद पृथ्वीराज चौहान भी गंगा यमुना के दोआब की क्षेत्रीय ओर बढ़ना प्रारंभ किया। इसी परिस्थिति में चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच पंजाब के भटिंडा जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित हो त्रायन के मैदान में युद्ध हुआ और इसी युद्ध को त्रायन का युद्ध कहा गया। यह इस दोनों के बीच में दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में त्रायन की प्रथम लड़ाई, जिसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी और इसी हार से वह सीख लेते हुए पुनः दोबारा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान मानसिक तौर पे युद्ध के प्रति सजग नहीं था, सारे सेना शक्ति से भी वह तैयार नहीं था, क्योंकि इसका एक सेनापति किसी और अभियान में व्यस्त था। तो उस परिस्थिति में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करके 1192 ईस्वी में त्रायन का द्वितीय युद्ध में इसको पराजित करते हुए बंदी बना लिया और बंदी बनाने के साथ पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। और इसी युद्ध के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। इसीलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि आखिरकार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ, किस शासक के पराजय के बाद हुआ। तो यहां से 1192 ईस्वी से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई और मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति मोहम्मद गौरी था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी ने यह युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद से लड़ा और जयचंद को यह आसानी से इस युद्ध में हरा दिया और यहां भी उसका आधिपत्य कायम हो गया। फिर वह अपने सारे जीते हुए प्रदेश अपने ही दास कुतुबुद्दीन ऐबक को देखने के लिए दे दिया। और इस बीच फिर मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह को दबाकर वापस जाते समय झेलम के नजदीक दमदम नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। तो खोखरों का जो विद्रोह था यह मोहम्मद गौरी के लिए अंतिम विद्रोह माना गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास थे। दास तो बहुत थे लेकिन 3 प्रमुख दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल-दौद और नासरुद्दीन कुबाचा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण दास ताजुद्दीन एल-दौद था। लेकिन राजगद्दी शासन सत्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में कुतुबी वंश की स्थापना किया। मोहम्मद गौरी का मकबरा गजनी में ही है, उसे गजनी में ही दफनाया गया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के बाद लक्ष्मी एवं नंदी का चित्र सिक्का पर बनवाया और जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रेन का सिक्का चलवाया था और उस सिक्का का नाम दिल्ली कला था। एक क्वेश्चन जो है कथन के तौर पे पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान है, जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरे प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ऐसा कथन मोहम्मद गौरी का था क्योंकि वह अपने दास को ही अपना पुत्र मानता था। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के राजगद्दी 1173 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रथम आक्रमण से लेकर के उसके मृत्यु के कालखंड तक हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका पिछले प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं और फिर आपको कुछ इससे संबंधित नए प्रश्न दिए जाएंगे। आपका पहला प्रश्न था
महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। महमूद गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का मूल मकसद क्या था? धन संपत्ति लूटना। छठा प्रश्न आपका है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी, और इनकी रचना थी किताब उल यामिनी। सातवां प्रश्न आपका है, महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो सोमनाथ मंदिर पर। आठवां प्रश्न है, जयपाल किस वंश का था? हिंदू शाही वंश का। नौवां प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो भगवान शिव की पूजा होती थी। 10वां प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल था, और इसके बाद जो है अपने पुत्र आनंदपाल को सत्ता सौंपकर आत्महत्या किया था। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनबी का राजकवि कौन था? तो अलवर्नी था। 12वां प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलवर्नी ने की थी। अमर होमर के उपनाम से किसे जाना जाता था? फिरदौसी को जाना जाता था। तारीखे सुबुक्तगीन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? बैहाकी के द्वारा किया गया। और 15वां प्रश्न आपका है, सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महमूद गजनबी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और आज का आपका नया प्रश्न है। पहला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में समकालीन शक्तियों में सबसे महान कौन था? तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेना नायक ने बंगाल और बिहार जीता? चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के दरबार में कौन विद्वान रहता था? पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया? छठा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जिस समय गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? सातवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया और कब पराजित किया? आठवां प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? नौवां प्रश्न, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? 10वां प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने जिसे प्रथम अक्ता प्रदान किया वह कौन था? 11वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध और कब पराजित किया? 12वां प्रश्न है, त्रायन की प्रथम लड़ाई कब और किसके साथ हुआ? 13वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने पूर्ववर्ती भारत को जीता और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? 14वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? 15वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और इसे शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।